कार जो चलाते हैं उनके उद्योगों पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाए, तो चलो एक्साइज ड्यूटी लगा दी। फिर एक अंग्रेज कहता है कि भारतवासी कुछ माल बेचते हैं, माल के बेचने पर सेल्स टैक्स लगा दिया जाए, तो वो लगा दिया। फिर भारतवासी जिस गांव से माल लेके जाते हैं उस गांव का टैक्स लगा दिया जाए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स लगा दिया। फिर जिस सड़क पर से माल लेके जाते हैं उसका रोड टैक्स लगा दिया जाए। फिर पुल पर से जाते हैं तो टोल टैक्स लगा दिया जाए। ऐसे 20 तरह के टैक्स लगा दिए। और इस सिस्टम की विशेषता को आप समझिए कि हम उत्पादन करें तो उस पर टैक्स दें, माल बेचें तो उस पर टैक्स दें, बेचकर मुनाफा कमाएं, मुनाफे पर टैक्स दें, एक गांव से दूसरे गांव लेके जाएं उस पर टैक्स दें, जिस गांव में माल बनाएं उस गांव का टैक्स दें, जिस गांव में लेके जाएं वहां का टैक्स दें, सड़क का टैक्स दें, पुल का टैक्स दें, टैक्स ही टैक्स लगा दिए। एक अंग्रेज था उस जमाने में, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब वो ये बहस होती थी तो वो ऐसे ही सुझाव दिया करता था। तो वो कहता था कि हम पहले लूटते थे तो सारी दुनिया में आलोचना होती थी और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था। अब हम लूटेंगे तो है ही, लेकिन आलोचना कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम जवाब देंगे कि हमने तो टैक्सेशन के कानून बनाए हैं। अब भारतवासी लूट रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, हम तो कानून का राज चला रहे हैं भारत में। और वो टैक्सेस कितने लगाए उन्होंने? भारत के लोगों के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाया 350%। 100 रुपए का सामान हम बनाए तो 350 रुपए एक्साइज ड्यूटी। फिर बेचने जाएं तो उस पर सेल्स टैक्स लगाया 180%। 100 रुपए का माल बेचें 180 रुपए सेल्स टैक्स दें। फिर बेचकर मुनाफा कमाएं तो मुनाफे पर टैक्स लगाया 97%, जिसको इनकम टैक्स कहते हैं। 100 रुपए आमदनी करें 97 रुपए अंग्रेजों को दें। फिर रोड टैक्स, टोल टैक्स, ऐसे हजारों प्रतिशत के टैक्स उन्होंने लगाए और टैक्स के माध्यम से सारा धन लूट लूट कर 100 साल तक वो लंदन ले जाते रहे, इंग्लैंड ले जाते रहे। परिणाम एक ही निकला, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा, चाहे अंग्रेज सरकार ने लूटा, लुटे इस देश के लोग, जो गरीब, कंगाल और भिखारी हो गए। और इंग्लैंड उस लूट के पैसे से दुनिया का सबसे ज्यादा समृद्धशाली देश बन गया। इंग्लैंड का इतिहास कभी आप पढ़ें तो आपको एक रोचक जानकारी मिलेगी, वो ये कि 15वीं शताब्दी में इंग्लैंड भूख से मरने वाला देश था। 100 साल इंग्लैंड में भूखमरी पड़ी थी। 3.5 करोड़ अंग्रेज भूख से मर गए थे 15वीं शताब्दी में। फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, भारत में आ गई और उसके थोड़े ही दिनों के बाद इंग्लैंड दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया, सबसे ज्यादा पैसे वाला देश बन गया, पर कैपिटा इनकम में दुनिया में सबसे ऊंचा देश बन गया, क्योंकि भारत से धन लूटकर वो ले जा चुके थे। इंग्लैंड में एक व्यक्ति हुआ था जिसका नाम आप जानते हैं, जेम्स वॉट, जिसने भाप के इंजन का आविष्कार किया। जेम्स वॉट ने अपनी डायरी में यह लिखा कि मैं अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले पैदा हो गया होता तो मेरा इंजन और मैं दोनों ही भूखे मर गए होते। वो कहता है ये तो भगवान ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत जा चुकी थी और लूट लूट कर धन लंदन आने लगा था। उस धन के पैसे के प्रभाव से मेरे इंजन के आविष्कार का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल हुआ और मैं बहुत अमीर बन गया। अंग्रेज इतिहासकार बहुत लिखते हैं, विलियम डिग्बी ने यह लिखा कि अगर अंग्रेजों ने भारत को लूटा नहीं होता तो इंग्लैंड नाम का देश तो 15वीं शताब्दी में ही खत्म हो गया होता। बहुत कंगाल और गरीब देश था इंग्लैंड, बहुत बहुत गरीब देश था। भारत से लूटे हुए धन से उनके यहां समृद्धि आई। तो ये एक व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई लूटखोरी की, और यहां से धन ले जाते थे वो इंग्लैंड। अब मैं आता हूं 2009 की व्यवस्था पर। अंग्रेजों ने जिस टैक्स सिस्टम की मदद से इस देश को लूटा, लाखों करोड़ों रुपए,
अब उसी टैक्स सिस्टम की मदद से इस देश के काले अंग्रेज इस देश को लूट रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए। हमारे देश में अंग्रेजों के जाने के 62 साल के बाद भी इनकम टैक्स लगा हुआ है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगा हुआ है, सेल्स टैक्स का नाम बदल के वैल्यू एडिड टैक्स कर दिया है, बाकी सेल्स टैक्स भी लगा हुआ है, ऑक्ट्रॉय टैक्स लगा हुआ है, टोल टैक्स लगा हुआ है, रोड टैक्स लगा हुआ है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स है, हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है। बस अंतर इतना है कि अंग्रेजों ने भारत पर 23 तरह के टैक्स लगाए थे। आजादी के 62 साल के बाद भारत के ऊपर 64 तरह के टैक्स लगे हुए हैं। और ये सारे के सारे टैक्स आपकी लूट कर रहे हैं, आपका धन यहां से जा रहा है। कहां जा रहा है आप पूछेंगे। अंग्रेज इस धन को लूट लूट कर लंदन ले जाके जमा करते थे। आजादी के बाद के जो काले अंग्रेज हैं वो इस धन को लूट लूट कर ले जाकर स्विट्जरलैंड में जमा करते हैं। आपको मालूम है राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने 1984 में, तो उन्होंने इसका उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब मैं दिल्ली से 1 रुपया किसी गरीब आदमी के विकास के लिए भेजता हूं तो उसमें 15 पैसा ही उसके पास पहुंचता है, 85 पैसा लूट लिया जाता है। राजीव गांधी को पूछा कौन लूटता है, तो उन्होंने कहा मेरे ही सहयोगी नेता और हमारे ही अधिकारी लूटते हैं, कोई बाहर वाला नहीं लूटता। इसका माने टैक्स के 1 रुपए में से 85 पैसे की लूट होती थी 1984 में। अब 2009 में राजीव गांधी तो नहीं है, भ्रष्टाचार तो है, राजीव गांधी तो नहीं है, लेकिन लूटखोरी रिश्वतखोरी तो और बढ़ गई है। अगर मैं इसको मुहावरे में कहूं तो 1984 में तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री थी, अब तो भ्रष्टाचार का महासागर है इस देश। और 1984 तक लूटने वाली 1 या 2 पार्टियों की सरकार थी, अब तो 48 पार्टियों की सरकारें हैं लूटखोरी में लगी हुई। कोलिशन गवर्नमेंट है, अब तो सब लूट रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। अब लूट कितनी होती है। राजीव गांधी की बात कहता हूं मैं, मेरी नहीं कहता। राजीव गांधी ने 84 में जो कहा 15% लूट होती है, 85% लूट होती है, 15% ही विकास में जाता है। अगर 84 से 2009 के इन्फ्लेशन रेट को इसमें मैं जोड़ दूं तो लूट अब 90% से ज्यादा होती है। 10% धन ही विकास के काम में खर्च होता है। और ये 90% जो लूट है ये कितनी बड़ी है, अंदाजा आप लगाना चाहें पूरे देश के बारे में। हमारे देश की सरकार, केंद्र की सरकार आपसे जो टैक्स में धन लेती है वो 6.25 लाख करोड़ रुपए 1 साल में। हमारे देश में 31 राज्य हैं, 31 राज्यों की राज्य सरकारें जो धन लेती हैं टैक्स के रूप में वो 12 लाख करोड़ रुपए कुल मिलाकर। और फिर नीचे की सरकारें हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सारे देश में, उनका धन इकट्ठा होता है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। माने लगभग 20 लाख करोड़ रुपए आपसे लिया जाता है हर साल टैक्स के रूप में भारत के 115 करोड़ लोगों से। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सरकार 20 लाख करोड़ का टैक्स लेती है। अब इसमें से 10% देश के विकास पर खर्च होता है तो वो 2 लाख करोड़ है, और 90% धन लूट लिया जाता है वो 18 लाख करोड़ का है। और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा है। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था कि 18 लाख करोड़ रुपए जो लूट लेते हैं हमारे अधिकारी, कर्मचारी, हमारे नेता, अगर ये पैसा गरीबों को सीधे बांट दिया जाए तो गरीबी 1 साल में ही खत्म हो जाए इस देश। मतलब मेरा सीधा सा ये है कहने का कि अगर इस देश में सरकार ना हो, हम सब नागरिक मिलकर टैक्स का पैसा इकट्ठा कर लें
और सीधे गरीबों को बांट दें तो एक ही साल में गरीबी खत्म हो जाए। और अगर 18 लाख करोड़ रुपए का सोना ही खरीद लें तो हमारे हर गांव की सड़क सोने से बन जाए। माने देश का विकास होने में देर नहीं लगेगी। अगर इतना बड़ा धन आपके हाथ में है तो 2-3 साल में तो इस देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं आप। 1 साल का 18 लाख करोड़, 2 साल का 36 लाख करोड़, और पूरा ले ले तो 20 लाख 40 लाख करोड़। बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। लेकिन चूंकि हमारे यहां सरकारी व्यवस्था है, धन पूरा सरकार के हाथ में जाता है, फिर बंदर बांट वहां होता है। बंदर बांट में अधिकारी और नेता पहले हड़प लेते हैं, जो बची कुची खुरचन है वो लोगों के खर्च करने के लिए देते हैं। इसलिए हिंदुस्तान में आजादी के 62 साल के बाद भी कुछ विकास का काम नहीं हो पाता। हमारे देश में आजादी के 62 साल के बाद भी 3 लाख गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं जहां बिजली नहीं है। आजादी के 62 साल के बाद भी 2.5 से 3 लाख गांव में सड़क नहीं है, चलने की व्यवस्था नहीं है। लगभग 3 लाख गांव में ना हॉस्पिटल है, ना डॉक्टर है, ना कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ना कोई दवा का केंद्र है। लोग मरते हैं, बिना दवा के मर जाते हैं। आजादी के 62 साल में इस देश में 14 करोड़ परिवारों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, जबकि इस देश में कुल परिवारों की संख्या 21 करोड़ है। 14 करोड़ को तो पानी ही नहीं मिलता पीने का। इस देश में एक एक बाल्टी पीने का पानी लाने के लिए करोड़ों घर की माताओं बहनों को 3-3 घंटे सड़क पर कहीं लाइन में खड़े होना पड़ता है, या 2-2 किलोमीटर चल के 1-2 बाल्टी पानी लाना पड़ता है। इस देश के पुलिस थानों में आजकल सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज होते हैं, वो पानी के लिए मारपीट के हैं। मुझे पहले पानी मिले या तुम्हें पहले पानी मिले, पीने का शुद्ध पानी नहीं। लगभग 15 करोड़ परिवार इस देश में ऐसे रहते हैं जिनकी माताओं बहनों को सुबह शौच जाने के लिए संडास घर की व्यवस्था नहीं है। आजादी के 62 साल में उनको अपने दैनिक जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए किसी सड़क के किनारे बैठना पड़ता है, और बार बार मेरे जैसे लोगों की दृष्टि पड़ने पर उठना पड़ता है, फिर बैठना पड़ता है। वो दृश्य देखने लायक नहीं होता। आजादी के 62 साल के बाद 50% से ज्यादा बच्चे इस देश में स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि माता पिता के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। आधी आबादी निरक्षर है इस देश की। 65% आबादी हमारे देश की किसी भी तरह की चिकित्सा नहीं ले सकती, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। ना एलोपैथी की चिकित्सा ले सकते हैं, ना होम्योपैथी की, ना आयुर्वेद की, ना बायोकेमिक। और इससे भी ज्यादा अफसोस इस देश में यह है कि हर साल जितने बच्चे इस देश में पैदा होते हैं, उनमें से आधे बच्चे मां का दूध नहीं मिलने के कारण मर जाते हैं, क्योंकि मां के शरीर में दूध नहीं बनता, क्योंकि मां को खाने के लिए पोषक अन्न नहीं मिलता। यह आजादी के 62 साल के भारत की तस्वीर है। इस भारत देश में आजादी के 62 साल के बाद हमारी सरकार ने एक रिपोर्ट अभी निकाली थोड़े दिन पहले, अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि 84 करोड़ भारतवासियों की एक दिन की आमदनी 20 रुपए से कम है। माने 84 करोड़ भारतवासी हर दिन 20 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। 50 करोड़ भारतवासी हर दिन 15 रुपए खर्च नहीं कर सकते। 25 करोड़ भारतवासी हर दिन 10 रुपए खर्च नहीं कर सकते, और 15 करोड़ भारतवासी तो एक दिन में 5 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। इतनी गरीबी में डूबा हुआ देश है।
आप बोलेंगे तो 62 साल में हमने कुछ विकास ही नहीं किया। हां, किया है। भारत के 3-3.5 करोड़ लोगों का बहुत विकास हुआ है पिछले 62 साल में। 3 से 3.5 करोड़ लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको टीए मिलता है, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, जिनको सैलरी मिलती है, और इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद सैलरी बढ़ती है। हर पे कमीशन के बाद उनकी सैलरी बढ़ती है, और उन 3.5 करोड़ लोगों की बल्ले ही बल्ले है। उनको कोई दुख और तकलीफ नहीं है। उनमें से आप हैं, उनमें से मैं भी हूं। ये 3.5 करोड़ लोगों का बहुत विकास हुआ है। इतना विकास हुआ है कि आजादी मिलने के समय इन 3.5 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को 250-300 रुपए की पगार मिलती थी। अब उनको 90,000 रुपए महीने का वेतन हो गया 6 पे कमीशन के बाद। हमारे देश में बैंक के, बीमा के, रेलवे के, पब्लिक सेक्टर के, सरकार के सेक्टर के, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के सेक्टर के कुल कर्मचारी 3.5 करोड़ हैं। राष्ट्रपति से लेके और चपरासी तक इनका ही जिंदाबाद है इस देश में। इनकी ही स्वतंत्रता है, इनको ही आजादी है। बाकी तो सब भूखमरे में है इस देश में। ये जब आंदोलन करते हैं इनकी तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। ये जब आंदोलन करते हैं इनके टीए बढ़ जाते हैं। ये जब आंदोलन करते हैं इनका डीए बढ़ जाता है। ये जब आंदोलन करते हैं इनकी सैलरी डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। सरकार 1 मिनट भी देर नहीं लगाती, क्योंकि इन्हीं 3.5 करोड़ों के साथ मिलकर सरकार लूटती है। इसलिए इनको हमेशा खुश रखती है सरकार। इनके लिए फर्स्ट पे कमीशन, सेकंड पे कमीशन, थर्ड पे कमीशन, फोर्थ पे कमीशन, फिफ्थ पे कमीशन, सिक्स्थ पे कमीशन, जरूरत आने पर 7th पे कमीशन भी मिलेगा। हो सकता है तनख्वाहें 1 लाख को भी क्रॉस कर जाएं। इनकी तो जिंदगी एकदम आराम में है। विकास इन्हीं का हुआ है 62 साल में, और किसी का नहीं हुआ इस देश में। या पिछले 62 साल में विकास हुआ है तो टाटा, बिरला, डालमिया, धीरूभाई अंबानी, इनका हुआ है। एक मुकेश अंबानी नाम के व्यक्ति हैं इस देश में, उनकी 1 मिनट की आमदनी 20,000 रुपए है। इस हिंदुस्तान के 84 करोड़ लोगों की आमदनी 1 दिन की 20 रुपए है। मुकेश अंबानी की 1 मिनट की आमदनी 20,000 रुपए है। और ऐसी स्थिति में मुकेश अंबानी जैसे लोग क्या करते हैं, वो अपनी बीवी के जन्मदिन पर हवाई जहाज गिफ्ट कर सकते हैं। ये इस देश में होता है। 268 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदकर मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी को भेंट में दिया जन्मदिन पर। उस दिन मुझे लगा कि मुकेश अंबानी ने 84 करोड़ भारतवासियों के गाल पर तमाचा मारा, जिनको 1 दिन में 20 रुपए नहीं मिलते, और यहां एक एक आदमी अपनी बीवी को हवाई जहाज गिफ्ट करता है। उस दिन मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे लगा आजादी मुकेश अंबानी को मिली है, आजादी अनिल अंबानी को मिली है, आजादी टाटा, बिरला, डालमिया को मिली है, आजादी 300 घरानों को मिली है, आजादी 3.5 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को मिली है, जिनको 6 पे कमीशन हो गया है, जिनके टीए डीए बढ़ते जा रहे हैं। बाकी हिंदुस्तान तो गरीबी में, जला हालत में मरने के लिए बैठा हुआ है। तो बाकी सबको जहर या तो ये करें हम, और या अगर हम मानते हैं कि ये सारे हिंदुस्तानी भारत के अंग हैं, तो फिर इनके बारे में कब सोचेंगे? 62 साल तो हो गए आजादी के, इनका विकास कब होगा? ये देश की मुख्य धारा में कब शामिल होंगे? इनके बच्चे कब पढ़ लिख कर आईएएस बनेंगे? इनके बच्चे कब पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे? वो भी तो इस देश के नागरिक हैं। संविधान ने उनको भी नागरिक होने का अधिकार दिया है। हम अकेले नागरिक नहीं हैं, वो भी नागरिक हैं इस देश के।
और ऐसी स्थिति में एक ही बात याद आती है कि अंग्रेजों के जमाने में यही किया गया था। अंग्रेजों का विकास हो, अंग्रेजों के नजदीकियों का विकास हो, बाकी हिंदुस्तान गरीबी में डूब जाए, अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था। अब आजादी के 62 साल में भी यही है। सरकार का विकास हो, सरकारी कर्मचारियों का विकास हो, नेताओं का विकास हो और उनके नजदीकी लोगों का विकास हो, बाकी हिंदुस्तान डूब जाए जलालत में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में जब अखबारों में खबरें छपती हैं कि वनवासी और आदिवासी समाज के लोग जहरीले पत्ते खाकर मर जाते हैं, इस देश के किसी नेता के पेट का पानी नहीं हिलता, किसी को शर्म नहीं आती अपने ऊपर। ऐसा देश हमने बनाया। अब दुख इसी बात का है कि आजादी के पहले लूट की व्यवस्था, आजादी के बाद भी वही लूट की व्यवस्था। लूट की व्यवस्था में तो गरीबी ही आती है, कोई देश समृद्धशाली नहीं बनता। अब लूटा जा रहा है इस देश को हर साल 20 लाख करोड़ के आसपास, तो गरीबी ही आएगी, भुखमरी ही आएगी, कोई देश समृद्धशाली नहीं बन पाएगा। तब हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि आखिर इस देश को हमें क्या करना है। ऐसे ही चलते देना है, ऐसे ही जाते देना है, या इस देश को कहीं ब्रेक लगानी है और ठीक करना है, इसकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है। हम लोगों को जब ये लगता है कि अब पानी बहुत ज्यादा सिर के ऊपर से निकल रहा है और बर्दाश्त के बाहर हो गया है, इस देश में ऐसी हालत पैदा हो गई है, तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना होगा, कुछ तो सोचना होगा, नहीं तो हर पीढ़ी ऐसे ही निकलती जाएगी और समय भी हाथ से निकलता जाएगा। तब ये सारे प्रश्नों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने ये भारत स्वाभिमान अभियान बनाया है, इसको शुरू किया है इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही हैं, लूट पर आधारित हैं, अत्याचार पर आधारित हैं, इस देश के लोगों के शोषण पर आधारित हैं। इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए भारत स्वाभिमान अभियान है। आप बोलेंगे क्या हम इन व्यवस्थाओं को बदल पाएंगे? हमारा तो संकल्प है कि हम बदल पाएंगे। अब आपका संकल्प क्या कहता है वो आपको तय करना है। हम तो मानते हैं कि हम बदल पाएंगे, आप भी मानते हैं कि बदल पाएंगे, तो आप हमारे साथ आ जाइए। आपको लगता है कि नहीं बदल पाएंगे तो आप किनारे खड़े होकर देखिए, जब व्यवस्थाएं बदलने लगेंगी तब साथ आ जाइए। हमारे देश में जब 1942 का आंदोलन हुआ भारत छोड़ो, तो गांधी जी से बहुत लोग पूछते थे क्या अंग्रेज भारत छोड़ देंगे? तो गांधी जी यही कहा करते थे कि तुम साथ में आ जाओगे तो जल्दी छोड़ देंगे, नहीं आओगे तो भी अंग्रेज तो भारत छोड़ेंगे ही, तुम्हें अफसोस होगा कि भारत छुड़वाने में तुम शामिल नहीं थे। वही जवाब हमारा है। अब गांधी जी को अगर इतना आत्मविश्वास था कि अंग्रेजों से भारत हम छुड़ा लेंगे, तो हमको यह विश्वास है कि इन काले अंग्रेजों से भी हम इस भारत को छुड़ा लेंगे। इस व्यवस्था को तो हम बदल ही लेंगे और इसकी शुरुआत हमने की है। पहला कदम हमने उठाया है और वो पहला कदम हमारा यही है कि भारत देश में भ्रष्टाचार की, लूटखोरी की जो व्यवस्था बन गई है, इसको हम पहले ठीक करना चाहते हैं, दुरुस्त करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं की जड़ यही है, भ्रष्टाचार, लूटखोरी। तो आप बोलेंगे इसको कैसे ठीक करेंगे? इसके कई आयाम हैं ठीक करने के। उसमें से एक आयाम ये है कि हम भारत देश के नेताओं ने और अधिकारियों ने पिछले 62 साल में इस देश को जो लूटा और लूटा हुआ धन जो विदेशी बैंकों में रख दिया है, उस धन के बारे में हम इस समय अध्ययन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। हमको पता चला कि भारत के नेताओं ने पिछले 62 साल में जो धन लूटा है इस देश में से और विदेशी बैंकों में रखा हुआ है, वो धन बहुत बड़ी राशि है। स्विट्जरलैंड की 36 बैंकों में ही जो जमा है वो 1500 अरब डॉलर है। और ये आंकड़े मेरे नहीं है,
स्विट्जरलैंड की बैंकों का जो एसोसिएशन है उनके द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं कि भारत के भ्रष्ट नेताओं का उनके देश में 1500 अरब डॉलर जमा है। एक बार स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति भारत आए थे। उन्होंने दिल्ली में एक व्याख्यान में यह कहा था कि भारत देश को कटोरा लेकर कहीं भी भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे ही देश के बैंकों में भारत के भ्रष्ट नेताओं का इतना पैसा है, अगर इसे भारत वापस मंगा ले तो भारत सोने की चिड़िया तो है, हो जाएगा। खुद उनके प्रेसिडेंट ने कहा दिल्ली में आके। तब से हमारे कान खुले और आंखें खुली कि स्विट्जरलैंड का प्रेसिडेंट क्या बोल रहा है। फिर खोजते गए तो पता चला वहां खाते हैं नेताओं के, अधिकारियों के। उन खातों में 1500 अरब डॉलर है। अगर इसको रुपए में बांट दिया जाए तो ये धन 75 लाख करोड़ रुपए है। 75 लाख करोड़ रुपए का मतलब समझते हैं? भारत सरकार की कम से कम 10 पंचवार्षिक योजनाएं इसमें चल जाएंगी, इतना धन है। 50 साल इस देश के विकास का काम हो जाए, इतना धन है। ये धन सारा हमारे देश से लूटकर विदेशों में जमा किया गया। और अभी थोड़े दिन से और एक जानकारी मिली, वो ये कि स्विट्जरलैंड के अलावा दुनिया में कुछ और देश हैं, जैसे छोटे छोटे देश हैं। एक पनामा नाम का देश है, बहुत छोटा सा देश है। वो टैक्स हेवन कंट्री है, वहां टैक्स नहीं है, इसलिए सारा काला धन लोग वहां जमा करते हैं। एक छोटा सा देश है, उसका नाम है गिनी बिसाऊ। एक छोटा सा देश है, उसका नाम है लिचेस्टन। एक छोटा सा देश है, उसका नाम है ट्रिनिडॉड। एक छोटा सा देश है, उसका नाम है टोबैगो। ऐसे छोटे छोटे कई देश हैं, वहां भी भारतवासियों का धन जमा है, और वो 35 लाख करोड़, माने कुल मिलाकर 110 लाख करोड़ रुपए इस देश की लूट का धन विदेशी बैंकों में है। भारत स्वाभिमान की तरफ से हम पहला काम जो करने जा रहे हैं वो यही है कि ये जो विदेशी बैंकों में रखा हुआ 110 लाख करोड़ का धन है, ये भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है और हर हालत में इसे भारत वापस लाना ही होगा। आप बोलेंगे क्या ये संभव है? हां, ये संभव है। कैसे संभव है? ये धन वापस लाना 4 तरीकों से संभव है। पहला तरीका यह है कि भारत की संसद इसके लिए कानून बनाए। कानून बनने के पहले संसद में प्रस्ताव पारित हो, और वो एक लाइन का प्रस्ताव हो कि 15 अगस्त 1947 के बाद जितना पैसा भारत के बाहर गया वो सारा भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। ये प्रस्ताव संसद में आए, इसके लिए हम रात दिन इस समय प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन संसद में ये प्रस्ताव आएगा, इस पर बहस होगी और बहस टेलीविजन पर डायरेक्ट टेलीकास्ट होगी। उस दिन आप जरूर देखना। क्या देखना? कि कौन कौन नेता इसका विरोध कर रहा है। जब आप ये देखोगे कि कौन कौन विरोध कर रहा है, तो पक्की बात है हरामी वही है और पैसा उसी का स्विस बैंक में। अब ये प्रस्ताव जब आएगा तो कुछ विरोध करेंगे, ये पक्का है। कुछ हो सकता है समर्थन करें। हमारे संसद का नियम यह है कि जो मेजॉरिटी कहे वही होगा। हो सकता है मेजॉरिटी सांसद विरोध करें इसका, और बहुत थोड़े से सांसद इसको समर्थन करें। यह भी हो सकता है सबके सब विरोध करें, कोई इसका समर्थन ना करे, यह हो सकता है। हमें इसका अंदाजा है, लेकिन फिर भी यह प्रस्ताव हम लाना चाहते हैं ताकि पूरा देश अपनी आंखों से देखे कि हरामखोर कौन कौन वहां बैठा हुआ है। एक बार देश को यह अंदाजा लग गया कि कौन कौन हरामखोर वहां बैठा हुआ है, तब हम दूसरा स्टेप उठाने की तैयारी करेंगे। और हमारा दूसरा स्टेप यह होगा कि हम हिंदुस्तान की संसद को बदल देंगे फिर। और संसद को कैसे बदलेंगे?
जो नेता इसका विरोध करेंगे उनके चुनाव क्षेत्र में जाकर हम उनकी पोल खोलेंगे और जनता से अपील करेंगे कि इनके स्थान पर किसी दूसरे आदमी को चुनकर दो जो संसद में जाकर इस प्रस्ताव का समर्थन करे और प्रस्ताव कानून में बदले। माने संसद में हम 350 से 400 एमपीज को जिताकर लाएंगे इस अकेले मुद्दे पर पूरे देश में। और निश्चित रूप से ये लोग जो जीत कर आएंगे ये इन हरामखोर नेताओं में से नहीं होंगे, ये पक्का है। हम इस देश के ईमानदार, चरित्रवान और इस देश के पारदर्शी लोग जो अपने अपने क्षेत्र के कोई बड़े विशेषज्ञ हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई मैनेजर, कोई बहुत अच्छा किसान, कोई बहुत अच्छा कारीगर, कोई बहुत अच्छा शिक्षक, ऐसे लोगों में से चुनकर लाएंगे। आप बोलेंगे जनता इनको वोट देगी, हमको विश्वास है देगी, क्योंकि जनता तो अभी भी हमको यही कहती है आप तो जल्दी से यही काम करो, हम तो इन्हीं को वोट देकर भेज देंगे ताकि जिंदगी भर की जलालत तो खत्म हो हमारी, ये पैसा तो आ जाए। जनता तो तैयार बैठी करने की देर। तो हमारा संकल्प तो इतना बड़ा है कि अगर वर्तमान संसद के नेताओं ने नहीं किया तो नई संसद बनाएंगे, और विधानसभाओं ने कोई रास्ते में रोड़ा अटकाया तो विधानसभाएं भी नहीं बनाएंगे, और एकदम पूरे देश में नए नेताओं को स्थापित करेंगे जो देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम से अभिभूत हों। और हम तो ऐसे लोगों की खोज करेंगे जिन्होंने कभी अपने परिवार के किसी सदस्य को भारत की आजादी की लड़ाई में खोया है, ऐसे लोगों को सबसे आगे हम रखेंगे, क्योंकि पहला अधिकार उन्हीं का है इस देश की आजादी। दूसरा कदम हमारा ये होगा। तीसरा और एक कदम हम उठा सकते हैं, वो भी हमारे हाथ में है। एक बार इस देश में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था, आपको याद होगा, यूरिया घोटाला। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, 133 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया यूरिया लाने के लिए, लेकिन यूरिया नहीं आया। पैसे चले गए, यूरिया नहीं आया। उसकी जांच हुई, जांच में पता चला कि वो 133 करोड़ रुपए नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा हुए और वो स्विट्जरलैंड में जमा हुए। सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवाकर इस मामले में फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 133 करोड़ रुपए जो बाहर गए हैं वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, और जिस व्यक्ति के खजाने में ये पैसे हैं उसको अब जेल में जाना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के बेटे को जेल में डाल दिया और अभी तक वो जेल में है। और 133 करोड़ रुपए जो खाते में जमा था वो भारत में वापस आ गया। अब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर एक ही फरियाद करेंगे कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा वापस आ सकता है तो चारा घोटाले का क्यों नहीं आ सकता, बोफोर्स घोटाले का क्यों नहीं आ सकता, गेहूं घोटाले का क्यों नहीं आ सकता, अलकतरा घोटाले का क्यों नहीं आ सकता। सभी घोटालों का आ सकता है, क्योंकि घोटाले तो सब एक जैसे हैं, पैसा सबका राष्ट्र की संपत्ति है। और सुप्रीम कोर्ट ये आदेश करेगा तो स्विट्जरलैंड से ये पैसा 110 लाख करोड़ आ जाएगा। और एक रास्ता है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में हम स्विट्जरलैंड के खिलाफ केस कर सकते हैं इस मामले में। और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में स्विट्जरलैंड के खिलाफ अगर हम केस करें तो 50 दूसरे देश भी तैयार हैं मुकदमा करने को, क्योंकि उनके देशों का भी पैसा स्विस बैंकों में है और हम उसमें जीत सकते हैं और ये पैसा हम वापस ला सकते हैं। अभी मैं आपको एक ठोस बात कहता हूं, वो ये कि अमेरिका ने अभी थोड़े दिन पहले ऐसा ही किया है। अमेरिका में एक बराक ओबामा नाम का राष्ट्रपति आया, पहली बार एक काला आदमी अमेरिका में राष्ट्रपति बना। गोरे लोगों के देश में काला आदमी राष्ट्रपति बनना आसान बात नहीं है। गोरे लोगों का वोट 85% है, काले लोगों का वोट 15% है, फिर भी बराक ओबामा जीतकर राष्ट्रपति बना।
कैसे बना? बराक ओबामा ने अमेरिकी लोगों को एक संकल्प कराया था और उसने ये कहा था कि मैं राष्ट्रपति बनने के बाद पहला काम क्या करूंगा। तो उसने कहा था कि स्विस बैंक में जो अमेरिका के लोगों का पैसा जमा है वो वापस लाऊंगा, इसलिए मुझे राष्ट्रपति बनाओ। तो अमेरिका के लोगों ने हिलेरी क्लिंटन को हरा के उसको लाया, जबकि हिलेरी क्लिंटन मूलतः अमेरिका की है और गोरी महिला है और ये मूलतः कीनिया का है और काला आदमी है, फिर भी अमेरिकियों ने इसको जिताया, क्योंकि हिलेरी क्लिंटन ने ऐसा कोई वायदा नहीं किया कि मैं स्विस बैंक का पैसा लाऊंगी। बराक ओबामा ने किया। लोगों ने इतने वोट दिए उसको कि 250 साल का रिकॉर्ड टूट गया अमेरिका में, और उस आदमी ने भी वायदा निभाया। राष्ट्रपति बनने के 15 दिन के अंदर उसने ये कानून बनाया अमेरिका में, और अमेरिकी संसद से यह कानून उसने पास कराया कि स्विस बैंकों में जो धन अमेरिका का है वो अमेरिका की राष्ट्रीय संपत्ति है। कानून पास हुआ, उसके बाद स्विट्जरलैंड के लिए वो भेजा गया। अमेरिका के अधिकारी जब स्विट्जरलैंड गए तो वो कॉपी उनको दी अमेरिकन पार्लियामेंट के कानून की। स्विट्जरलैंड की सरकार ने 15 दिन के अंदर अमेरिका के सारे खातों से पैसा निकालकर 470 अरब डॉलर बराक ओबामा को वापस दे दिया। 4490 खाते मिले अमेरिका के भ्रष्ट नेताओं के स्विस बैंकों में। अमेरिका में भी भ्रष्टाचार है, लेकिन ऊपर के स्तर पर है। उन्होंने अपना काम कर लिया और बराक ओबामा ने वो 470 अरब डॉलर स्विट्जरलैंड से वापस ले लिया। अब बराक ओबामा अगर ये कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? अमेरिका 30 करोड़ का देश है, भारत 115 करोड़ का देश है। हम भी ये कर सकते हैं। और स्विट्जरलैंड की सरकार ने अगर अमेरिका को पैसा वापस किया है तो हमको क्यों नहीं करेंगे? हमको भी करेंगे। तो इसलिए हमें आत्मविश्वास है कि ये पैसा हम वापस लाएंगे, आज नहीं तो कल ये आने वाला है। फिर आप बोलेंगे और क्या करना चाहते हैं? एक तरफ तो हम ये पैसा वापस लाएंगे, दूसरी तरफ हम ऐसे कानून बनाना चाहते हैं कि अगली बार ये पैसा कभी बाहर जाए ही नहीं, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। ये ले जाने वाले जो लोग हैं, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी करने वाले, इनके लिए कानून हम बनवाना चाहते हैं। संसद अगर हमारी बनेगी तो कानून हम ये बनवाएंगे, और वो कानून ये होगा कि जब भी कोई आदमी इस देश में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में पकड़ा गया और अपराध उसका सिद्ध हो गया तो पकड़े जाने के 3 महीने के अंदर उसको फांसी की सजा, इससे कम नहीं। और वो फांसी की सजा जेल के अंदर तहखाने में नहीं दी जाएगी, भीड़ भरे चौराहे पर जहां लोग देखें उसको, और लोग देखें तो उनको पता चले कि भ्रष्टाचार करने का ये अंजाम होता है कि चौराहे पर आपको फांसी दे दी जाएगी। जब ये डर बैठेगा लोगों के मन में, तब भ्रष्टाचार इस देश में रुकेगा और उस पर कंट्रोल लगेगा। जब तक सख्त कानून नहीं बनाएंगे, भ्रष्टाचार न रुकेगा, न उस पर अंकुश लगेगा। ये दूसरी व्यवस्था हम करना चाहते हैं। आप ये पूछेंगे कि ये धन आ गया 110 लाख करोड़, फिर करेंगे क्या? इस धन का सबसे पहले हम उपयोग करना चाहते हैं गांव के लिए। 6,35,365 गांव हैं जहां कोई भी विकास का काम नहीं हुआ आजादी के 62 साल। बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। सारे गांव वंचित हैं विकास से। रोजगार का साधन नहीं है, उद्योग नहीं है, व्यापार नहीं है। इसलिए गांव से लोग भाग भाग कर शहरों में आते हैं और शहरों की झुग्गी झोंपड़ियों की संख्या बढ़ाते हैं। भोपाल जैसे जो शहर हैं, वहां की 65% आबादी झुग्गी झोंपड़ियों में है। ये सब गांव से भागे हुए लोग हैं जिनको अपने गांव में कोई रोजगार नहीं मिलता। वो भोपाल आ जाते हैं, दिल्ली आ जाते हैं, मद्रास चले जाते हैं। कहां जाएं, क्या करें? हम चाहते हैं कि हर भारतवासी को
जहां वो जन्म लेता है, जहां वो बड़ा होता है, वहीं उसको रोजगार मिलना चाहिए, उसको रोजगार के लिए भागने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे रोजगार हम गांव-गांव में देना चाहें। आप बोलेंगे क्या यह संभव है? संभव है। इसका हमने बहुत अध्ययन किया, पता चला कि 100 उद्योग ऐसे हैं जो हर गांव में लग सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में 2 लाख गांव हैं जहां कपास पैदा होती है, और जिन गांवों में कपास पैदा होती है वहां चरखा चलाकर सूत बनाया जा सकता है, और सूत से खादी का कपड़ा बनाया जा सकता है, और वो खादी का कपड़ा शहरों में बेचने के केंद्र शुरू किए जा सकते हैं। तो गांव में खादी बने और शहरों में खादी बिके। 2 लाख गांव में हम ये रोजगार दे सकते हैं। उसका भी हमने काफी हिसाब जोड़ा कि चरखा चलाता है कोई आदमी एक दिन में 8 घंटे, तो एक दिन की कमाई कम से कम उसकी 150 से 200 रुपए के आसपास होती है अगर 8 घंटे चरखा चलाए। और एक परिवार के 5 सदस्य 8 घंटे चरखा चलाएं तो परिवार की एक दिन की आमदनी 1000 रुपए होती है। अच्छा रोजगार है ये खादी का, और ये रोजगार कोई मेरा आपका नहीं है, महात्मा गांधी के जमाने का है। वो बोलकर गए थे कि भारत के गांव-गांव में खादी का निर्माण हो और शहरों में खादी की बिक्री हो तो बेरोजगारी और गरीबी दोनों इस देश से मिट सकती। हमने हिसाब निकाला कि खादी के उत्पादन में और व्यापार में 15 करोड़ भारतवासियों को रोजगार दिया जा सकता है 2 लाख गांवों में। फिर एक ऐसे ही दूसरा उद्योग है, वो तेल का है। हम सरसों का तेल खाते हैं, नारियल का खाते हैं, तिल का तेल खाते हैं। हर व्यक्ति को तेल खाने के लिए लगता है, और इस देश में तेल हर गांव में बन सकता है, क्योंकि जहां सरसों होती है वहां सरसों का तेल हो सकता है, जहां तिल पैदा होता है वहां तिल का हो सकता है, जहां नारियल पैदा होता है वहां नारियल का हो सकता है। भारत में 56,000 करोड़ रुपए का तेल हर साल बिकता है। ये गांव-गांव से पैदा होकर शहर में अगर बिके तो कम से कम 1 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार हम दे सकते हैं। तेल निकालना, डब्बे में भरना, शहर में लाके बेचना, इतना सा काम। ऐसे ही भारत में 90,000 गांव हैं जहां आलू पैदा होता है और आलू से चिप्स बनता है, और वो चिप्स बाजार में 400 रुपए का 1 किलो बिकता है। आपने देखा है रफल्स, हॉस्टेस, वो पैकेट जो है ना चिप्स का, मैंने उसका हिसाब निकाला 400 रुपए किलो है और आलू 10 रुपए किलो है। तो जिन 90,000 गांव में आलू पैदा हो रहा है, हम उनको कहेंगे आलू बेचो ही मत, चिप्स बना के बेचो। उनका 400 रुपए किलो बिक सकता है तो हमारा 50 रुपए किलो तो बिकेगा, 60 रुपए किलो तो बिकेगा। और चिप्स बनाना इतना आसान काम है कि गांव की हर मां, हर बेटी, हर बहन ये उद्योग में लग सकती है, और हजारों, लाखों, करोड़ों परिवारों को काम मिलता है। भारत में करीब 65,000 गांव हैं जहां टमाटर पैदा होता है, और टमाटर की चटनी बन सकती है हर गांव में, और वो टमाटर की चटनी बोतल में भर के 200 रुपए किलो शहर में बिकती है। टमाटर 20 रुपए किलो, टमाटर की चटनी 200 रुपए किलो। हम किसानों को कहेंगे टमाटर बेचो ही मत, चटनी बनाओ, चटनी बेचो 200 रुपए किलो की। मतलब सीधा है, कच्चा माल मत बेचो, उसको पक्का माल बना के गांव से बाहर भेजो। टमाटर की चटनी गांव-गांव बन सकती है। इसी तरह गेहूं पैदा होता है भारत के 2.5 लाख गांवों में, तो हम किसानों को कहेंगे गेहूं बेचोगे 11 रुपए किलो जाएगा, और गेहूं का आटा 26 रुपए किलो जाता है, तो गेहूं बेचो ही मत, आटा बनाओ, पैकेट में बांधो और शहरों में बेचो। जिनको झक मार के खरीदना है खरीदें, गेहूं बेचो ही मत, आटा बेचो, 26 रुपए किलो का बिकता। और शहरों में भी अब ऐसे लोग हैं जिनको आटा ही चाहिए। गेहूं कौन लाए, कौन उसको साफ करे, कौन उसको बीने, कौन उसको धोए, कौन उसको सुखाए। हम में आलस इतना आ गया है, तो सबको बना बनाया आटा चाहिए, तो उनके लिए बना बनाया आटा गांव से आएगा, पैकेट बंद होके बिक जाएगा। हम तो कुछ और व्यवस्था चाहते हैं कि वो आटा हाथ वाली चक्की से बने,
हाँ, ताकि उसकी क्वालिटी अच्छी हो। अभी ये जो मशीन वाली चक्की का आटा है ना, इसमें तो सब जल जाता है, क्योंकि आटा बनाते समय तापमान बहुत ज्यादा होता है, पौष्टिकता सब खत्म हो जाती है। हाथ वाली चक्की से धीरे धीरे पिसाई होती है, उस आटे की सारी गुणवत्ता बरकरार रहती है, और जो पीसने वाला है उसका वजन भी कम होता रहता है। 2 in 1 हुआ कि नहीं? हम तो एक अभियान चलाने वाले हैं कि जिस जिसके पेट बाहर निकले हैं वो हमारे साथ आओ, गांव की चक्की पर आटा बनाओ, आपको रोजगार भी मिलेगा, पेट भी आपका अंदर चला जाए। ऐसे ही इस देश में सभी तरह के मसाले गांव में पैदा होते हैं। जीरा है, धनिया है, मिर्ची है, हल्दी है, नमक है, सब तरह के मसाले। उनको साफ करके पैकिंग गांव में हो, शहरों में आकर बिके। तो ऐसे 100 तरह के उद्योग सब गांव में हो सकते हैं, और हमारी कैलकुलेशन है 60 करोड़ लोगों को उसमें रोजगार मिलता है। अब बस देर किस बात की है कि स्विस बैंकों का पैसा जितनी जल्दी आ जाए, तुरंत हम ये योजना लागू कर दें, क्योंकि इस योजना के लिए पूंजी की जरूरत है, वो वहीं से पूरी होगी। और हमने ये भी जोड़ा कि ये सारा काम कर देने के बाद, रोजगार सबको दे देने के बाद भी बहुत पैसा बचेगा, क्योंकि 6,35,365 गांवों में 100 उद्योग अगर हम लगाते हैं, उसका सारा कैलकुलेशन किया, मुश्किल से 15-20 लाख करोड़ में ये हो जाएगा, मुश्किल से। फिर बचे पैसे का हम क्या करेंगे? दूसरा काम हम बिजली देने का करेंगे। गांव गांव में बिजली होनी चाहिए, और छोटे छोटे पावर स्टेशन हम बनाना चाहते हैं। 1-1 मेगावाट के छोटे पावर स्टेशन, एक पावर स्टेशन से 10 गांव की बिजली की सप्लाई हो जाए, इतने छोटे पावर स्टेशन। एक पावर स्टेशन 1 मेगावाट का 4.5 करोड़ में बनता है। 1 लाख पावर स्टेशन बनाए तो 4.5 लाख करोड़ का खर्चा है, उतने में हर गांव को बिजली मिल जाएगी। आप बोलेंगे हम छोटे पावर स्टेशन क्यों बनाना चाहते हैं? बात ऐसी है कि अभी जो पावर स्टेशन है, बिजली के केंद्र, वो 1000 मेगावाट के, 1500 मेगावाट के हैं। उनमें जो बिजली पैदा होती है 13-14 हजार वोल्टेज की होती है, 11,000 वोल्टेज की होती है। अब वो बिजली घर में तो हम जला नहीं सकते, घर में जलने वाली बिजली 110 वोल्ट की होती है, और बड़े पावर स्टेशन में 13,000 वोल्ट की पैदा होती है। उस बिजली को नीचे गिराना पड़ता है, जिसको स्टेप डाउन कहते हैं। उसमें हजारों लाखों यूनिट बिजली फालतू खर्च करनी पड़ती है, तब घर में 110 वोल्ट मिलती है। हमारा यह कहना है कि पावर स्टेशन छोटा बनाओ, 110 वोल्ट की ही बिजली पैदा करो, तो ये फालतू खराब ना करनी पड़े और घर घर में उसका इस्तेमाल हो जाए। और आप जानते हैं, बिजली एक ऐसी उत्पाद है जो जहां बनती है वहीं खर्च होनी चाहिए। वो जितना ज्यादा दूर जाएगी, ट्रांसमिशन लॉस उतना ही उसमें होता चला जाएगा। अभी क्या भारत में होता है, बिजली बंबई में बनती है, भोपाल में जलती है, तो बंबई से भोपाल आने में जो लॉस हो जाता है वो बेकार है। हमारे देश में बिजली का 35% लॉस है ट्रांसमिशन में, ये हम खत्म करना चाहते हैं। घर की बिजली 110 वोल्ट की छोटे पावर स्टेशन में बने, उद्योगों की बिजली बड़े वोल्ट की बड़े पावर स्टेशन में बने, रेलवे लाइन की बिजली 11,000 वोल्ट की है तो वो और बड़े पावर स्टेशन में बने। 3 स्टेप में पावर स्टेशन हम बनाएं, एक 110-200 वोल्ट के, दूसरे 500-700 वोल्ट के, और फिर उसके बाद हजारों में। तो इसमें बिजली की बचत होगी, उतना ही उत्पादन बढ़ेगा और बिजली का कॉस्ट कम हो जाएगा, और हर गांव को जलने के लिए बिजली मिल जाएगी, 24 घंटे मिल जाएगी, 1 मिनट भी बत्ती नहीं जाएगी। और इतना करने में सिर्फ 4.5 लाख करोड़ का खर्च आएगा। उसके बाद भी पैसे बचेंगे हमारे पास, तो हम गांव की सड़क बनवाएंगे। गांव की सड़क बनाने के बाद बचेंगे तो अस्पताल खुलवाएंगे, डॉक्टर, हॉस्पिटल, फिर पैसे बचेंगे तो विद्यालय, कॉलेज, और ये सब होने के बाद भी 60 लाख करोड़ बचेंगे। ये सब हो जाने के बाद फिर हमको समझ में नहीं आएगा करें क्या, सब काम खत्म हो गया।
अब कुछ बाकी ही नहीं है, तो क्या करें? तो हम तो आराम की जिंदगी बिताएंगे, कुछ करने को ही नहीं है तो ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, और क्या करेंगे? और जो बचा हुआ धन है 60 लाख करोड़ का, वो भारत माता के नाम से एक फिक्स डिपॉजिट में रख देंगे, और उसका 1 साल का 10% का ब्याज अगर जोड़ लें तो 6 लाख करोड़ रुपए सालाना ब्याज मिलेगा। उतने पैसे से देश का काम अनंत काल तक चलता ही रहेगा, आराम से ये देश चलेगा, कोई तकलीफ किसी को होने की जरूरत नहीं। मैंने तो एक दिन हिसाब लगाया कि अगर 6 लाख करोड़ सालाना ब्याज मिलता है तो हमको तो टैक्स लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स में सरकार 6.25 लाख करोड़ हमसे लेती है, हमको उतना ही पैसा ब्याज से मिल जाएगा, टैक्स लेने की जरूरत नहीं। तो पूरे देश का टैक्स खत्म कर देंगे, इनकम टैक्स खत्म, वैल्यू एडेड टैक्स खत्म, सेंट्रल एक्साइज टैक्स खत्म, टोल टैक्स खत्म, रोड टैक्स खत्म, ऑक्ट्रॉय, सब टैक्स खत्म, कोई टैक्स लेना ही नहीं, शून्य टैक्स कर देंगे, जीरो टैक्स पूरे देश। आप बोलेंगे जब जीरो टैक्स होगा तो क्या फायदा? सबसे बड़ा फायदा कि महंगाई तुरंत नीचे आ जाएगी। आपको मैं एक सपना दिखाता हूं, जो आज सपना है कल हकीकत होगा। वो सपना यह है कि सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो 1 लीटर पेट्रोल आपको 12 रुपए का मिलेगा, जो अभी 50 रुपए का है। सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो 1 लीटर डीजल आपको 7.5 रुपए का मिलेगा, जो अभी 35 रुपए का है। सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो रसोई गैस का 1 सिलेंडर 45 रुपए का मिलेगा, जो अभी 300 रुपए का है, 400 का। सारे टैक्स अगर खत्म हो जाएं तो आपको दाल जो 90 रुपए किलो की है वो 12-15 रुपए किलो में आराम से मिलेगी। सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो नमक आपको जो अभी 7-8 रुपए किलो में मिलता है वो 15 पैसे किलो में मिलेगा। सारे टैक्स अगर खत्म हो जाएं इस देश के तो आपका बेटा या बेटी IIT में इंजीनियर बनने जाए तो 5 साल का खर्चा मुश्किल से 25,000 रुपए आएगा। सारे टैक्स खत्म हो जाएं तो आपका बेटा या बेटी MBBS करना चाहे तो 35-40 हजार में वो 5 साल की डॉक्टरी पढ़ के निकल आएगा। शिक्षा सस्ती, वस्तुएं सस्ती, आना जाना सस्ता। अभी आप भोपाल से दिल्ली जाते हैं, 350 का टिकट है, 40-50 रुपए में दिल्ली चले जाएंगे आप। और दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना है और वापस दिल्ली आना है, 7,000 रुपए में आने जाने का टिकट बन जाएगा आपका, जो इस समय लगभग 76-80 हजार तक आता है। सारी महंगाई खत्म, हर चीज सस्ती, तो गरीबों को भी इस देश में रास्ता खुलेगा जिंदगी बिताने का, अपनी तमन्नाएं पूरी करने का, अपने शौक पूरे करने का, जो अभी टैक्स के कारण, महंगाई के कारण वो कर नहीं पाते। तो एक तरफ हम रोजगार देना चाहते हैं, दूसरी तरफ महंगाई खत्म कर देना चाहते हैं। और एक काम हम करना चाहते हैं, वो ये कि जो पैसा हम लाएंगे स्विस बैंकों से और विदेशी बैंकों से, अगर देश के लोगों ने हमें थोड़ी भी सहयोग किया तो क्या होने वाला है, हम टैक्स खत्म करेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि देखो इनकम टैक्स खत्म कर रहे हैं, आप सारा ब्लैक मनी बाहर लाओ। इस देश के लोगों ने लाखों करोड़ रुपए का ब्लैक मनी छुपा के रखा हुआ है, आपको मालूम है, वो इनकम टैक्स के डर के कारण। एक बार मैंने भारत सरकार के रिजर्व बैंक से पूछा था कि कितना ब्लैक मनी है भारत में, तो उन्होंने कहा कि अप्रोक्सीमेटली 36 लाख करोड़ का है। ये काला धन है जो छुपा पड़ा है लोगों के घर में, इसको हम बाहर लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हैं? भारत का विकास करने के लिए हमें किसी भी देश के सामने कर्ज ना लेना पड़े, भीख ना मांगनी पड़े, उसके लिए इस पैसे का हम उपयोग कर सकते हैं। इनकम टैक्स आप हटा दीजिए, सारा मनी बाहर आ जाए, और 36 लाख करोड़ अगर एक झटके में बाहर आता है तो इस पैसे से एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। हम भारत का कर्ज चुका सकते हैं जो विदेशों से हमने लिया हुआ है, और कर्ज चुकाने के बाद हमारे पास 18 लाख करोड़ बचेगा। 18 लाख करोड़ का कर्ज है,
पूरा कर्ज चुका दें तो 18 लाख करोड़ बचेगा, उसको 60 लाख करोड़ में जोड़कर फिक्स डिपॉजिट में डाल दें तो ब्याज का पैसा ज्यादा ही आने वाला है। और एक बार में भारत का कर्ज हम चुका दें तो हर साल का जो ब्याज देना पड़ता है 2.5 लाख करोड़ वो बच जाएगा। और कर्ज चुकाने के बाद एक क्रांति होगी इस देश में। वो क्या होगी कि जैसे ही भारत अपना कर्ज पूरा करेगा तो भारत का रुपया और अमेरिका का डॉलर दोनों बराबर हो जाएंगे। अभी अमेरिका का $1 भारत के 50 रुपए के बराबर है, क्योंकि हमने कर्ज ले रखा है। जिस दिन कर्ज वापस करेंगे ₹1 $1 हो जाएगा। जब ₹1 $1 हो जाएगा तो जो चीजें हम अमेरिका को बेचेंगे उसमें हमारी आमदनी 50 गुनी बढ़ जाएगी। माने एक्सपोर्ट इनकम, निर्यात की आमदनी 50 गुनी बढ़ेगी और आयात का खर्चा 50 गुना घटेगा। जो आयात करेंगे वो 50 गुना सस्ता, जो निर्यात करेंगे वो 50 गुना महंगा। माने देश के लिए डॉलर की इतनी बरसात होगी कि आप सोच नहीं सकते। अंधाधुंध डॉलर आएगा देश में। और जब डॉलर देश में आएगा तो पता है क्या होगा? जितने भारतवासी अमेरिका जाकर बस गए हैं ये सब भागकर भारत में वापस आएंगे। ये अमेरिका क्यों गए हैं? क्योंकि $1 50 रुपया है इसलिए गए हैं। फिर $1 ₹1 हो गया, झक मार के वापस आ जाएंगे। वहां क्या करेंगे? और ये अगर भारत आ गए तो ये 2 करोड़ हैं जिनको एनआरआईज कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं। ये भारत का बेस्ट ब्रेन है। ये वापस अगर आ गया और यही ब्रेन भारत के विकास के काम में अगर लग गया तो इस देश को दुनिया में कोई नहीं रोक सकेगा। हम अमेरिका से भी आगे जाएंगे। और एक काम हम करना चाहते हैं, वो ये कि हमारे देश में आजकल 1000, 500 और 100 के नोट बहुत ज्यादा चलते हैं। 50, 20, 10 के नोट बहुत कम है। कुल करेंसी का 85% 1000, 500, 100 के नोट है और 15% छोटे नोट हैं। परिणाम उसका यह है कि पाकिस्तान जाली नोट बना के भारत में डालता रहता है। हर साल पाकिस्तान से 18-20 हजार करोड़ के जाली नोट आते हैं, 1000 के, 500 के, 100 के, और वो भारत में मिला देते हैं। माने हर साल 15-20% नकली करेंसी आ जाती है इस देश। वो हमारा सिर दर्द है। हमने उसके लिए एक योजना बनाई है कि पाकिस्तान ये जाली नोट डाल के जो भारत में बर्बादी लाना चाहता है, हम पाकिस्तान का इरादा पूरा नहीं होने देंगे। हम क्या करना चाहते हैं? 1000, 500 और 100 के नोट ही खत्म करना चाहते हैं, रखना ही नहीं है नोट। आप बोलेंगे क्यों? कारण उसका यह है कि इस देश में 84 करोड़ लोगों को तो एक दिन में 20 रुपया मिलता है खर्च करने के लिए। उनको 1000 के नोट की जरूरत क्या? 500 के नोट की जरूरत क्या? 100 के नोट की जरूरत क्या? उनको तो 20 का नोट चाहिए। इसका माने 70% नोट तो छोटे होने चाहिए। तो छोटे नोट ज्यादा और बड़े नोट बंद कर दो, 1000, 500, 100। उनके बदले में सबको 50 के नोट दे दो। तो पाकिस्तान देखें क्या करेगा। पाकिस्तान की एक समस्या है कि वो 1000, 500, 100 के नोट तो छाप के डाल देता है, 50 का नोट नहीं डाल सकता। क्यों? 50 का नोट छापना बहुत महंगा पड़ता है। 50 का नोट छापने में 53 रुपया खर्च हो जाता है। अभी थोड़े दिन पहले एक पाकिस्तानी एजेंट पकड़ा गया इस देश में। सीबीआई ने उसको गिरफ्तार करके जब इंक्वायरी की और उससे पूछा कि तुम बड़े नोट क्यों लाते हो, 1000, 500, 100 के, 50 का क्यों नहीं लाते? तो उसने कहा कि पाकिस्तान सरकार को 50 का नोट छापने में 53 रुपया खर्च हो जाता है, घाटा है, इसलिए नहीं लाते। और 20 का नोट छापने में 25 खर्च हो जाता है, 10 का नोट छापने में 15 खर्च हो जाता है, 1 का नोट छापने में 2 रुपए खर्च हो जाते हैं, 5 का नोट छापने में 10 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो हम छोटे नोट नहीं छाप सकते, हमको ही घाटा है। तो बड़े नोट बंद कर दो, छोटे ही नोट चलने दो। तो एक फायदा और होगा, जब 50 से ऊपर का नोट नहीं होगा फिर हम देखेंगे कि कौन माई का लाल 10 करोड़ की रिश्वत देने की तैयारी करता है।
अभी तो 10 करोड़ की रिश्वत देनी है, ब्रीफ केस में भर के ले जाते हैं, दे आते हैं, 1000 के नोट है, फिर 50-50 के नोट रहेंगे। तो 10 करोड़ की रिश्वत देने के लिए एक ट्रक भर के नोट लेके जाना पड़ेगा।